उस वेले थोड़ी समस्या घट आउंदी सी क्योंकि चिड़ियां जनौर गटारा मैं देखिया छोटे हुंदे ये चिचड़ा नूं चुग लैंदे सी जानवरां दे उपर हल। अजकल जानवर जिहड़े स्टाल फिट ने खुलियां ते रहिंदे ने ते इस करके जिहड़े टिक इन्फेस्टेशन इन लार्ज एनिमल्स स्पैशली इन बॉस टॉरस ये बड़ी ज़्यादा पाई जाती है जिन्हां नाल टिक्स ने जिहड़े ये एक तरह का रैट लॉस जे ज़्यादा मात्रा चले लग जाए नीमिया तो करते ने कुछ बीमारियां ने इन्फेक्शस एजेंट ने मे बी प्रोटोजोन मे बी बैक्टीरियल मे बी वायरल ये ट्रांसमिट भी करते हैं जिन्हां नाल साडे पशु धन का जिहड़ा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। तो मैं आस करदा कि अज का सैमीनार है ये सानू एक पशु पालकों के लिए एक बड़ा लाहेवंद होगा कि डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर निर्भय कुमार सिंह जी का बड़ा धन्यवाद करदा कि इन्होंने जिहड़ा टाइम कढ़ के इस वैबीनार दे विच सानू भरपूर जानकारी देंगे पशु पालकों नूं इवन साडे स्टाफ दे डॉक्टर साहबान दे ज्ञान विच भी वाधा करनगे। आस करदा ते कि इस वैबीनार दे विच असीं सारे ज्ञान लवांगे ते पशु पालकों नूं किवें आपां टिक कंट्रोल कर सकदे जानवरां दे विच किवें आपां टिक तो छुटकारा पा सकदे आ उस बारे चलना पाउणगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुरपाल सिंह जी। ਹੁਣ मैं होर समा ना लैंदा बेनती करांगा साडे अज दे एक्सपर्ट मैं क्योंकि इस तो पहला उन्हां नूं बुलावा मैं एक बार इन्हां दा एक लैक्चर सुनिया सी यूनीवर्सिटी दे विच मेरी कोई ट्रेनिंग लगी सी उदों इन्हां ने लैक्चर दिता सी। जदों इन्हां दा लैक्चर सुनिया तो मैनूं ऐ लगा भी जिवें ना इन्हां ने चिचड़ां दीयां जन्म पत्रियां बनाईयां हुंदियां ने शायद एक इंसान आपदे बारे उन्ना कुछ नहीं जानता हो सकता आपदियां आदतां दे बारे उन्ना कुछ नहीं जानता हो सकता जिन्ना डॉक्टर निर्भय चिचड़ां दे बारे जानते हैं। सो इन्होंने सानू इत्थों तक दसदा कि किहड़े डिस्ट्रिक्ट दे विच किहड़ी स्पीसीज जिहड़ी टिक्स दी स्पीसीज है ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। सो उस वेले तो मैं बड़ा प्रभावित सी कि डॉक्टर साहब का लैक्चर किसी वेले दोबारा सुनिया जाए। सो वो परमात्मा का शुकराना है कि सानू मौका मिला दोबारा डॉक्टर साहब का लैक्चर सुनने लई। सो अज मैं हुण बेनती करांगा डॉक्टर निर्भय कुमार सिंह जी एसोसीएट प्रोफैसर डिपार्टमेंट ऑफ वैटनरी पैरासिटोलॉजी गढ़वासू लुधियाना कि वो साडे जिहड़े ऑडियंस है जिहदे विच साडे डॉक्टर्स भी ने पैरावैटनरी स्टाफ है फार्मर्स ने जिहड़े इस वेले 100 अबव 100 जिहड़ी गिनती है साडे कोल इस वेले पहुंच चुकी है। सो उन्हां सारियां दे नाल अपने विचार साझे करनगे। सारियां नूं मेरी बेनती है कि तुसीं अपने जिहड़े क्वेश्चनस ने उन्हां नूं नोट कर लेना है ते अखीर दे विच 10-15 मिनट आपां डॉक्टर साहब नूं बेनती करांगे वो साडे सवालां दे जवाब देणगे। सो मैं बेनती करांगा डॉक्टर साहब नूं कि अपने सैशन की शुरुआत करन। डॉक्टर निर्भय कुमार सिंह। थैंक यू सर। आप सुन पा रहे हैं मुझे सर? हाँ जी सर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। एंड सबसे पहले थैंक यू ऑल फॉर इनवाइटिंग मी, गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। थैंक्स डॉक्टर गुरपाल, डायरेक्टर सर, thanks for giving me the opportunity to share my views with you people. And Dr. Mandeep, I can say like आप जो मेरे बारे में कह रहे थे, I don't know how true it is. अब आपने बार इतना ऊंचा कर दिया है कि I have to keep the things up to date, so it's a pressure on me. So I'll keep my lecture. Technical part will be in English, and I'll mix the things with some wherever I need to explain. I'll use Hindi. I'm not so well versed in Punjabi, sorry for that, but hope you'll. Okay, so can I share my? Since many farmers are joining this session, so I will request you be more in Hindi. Okay. So they can understand Hindi, and it would be difficult for all of them to understand English. Okay, sir. Can I share the screen now? Yes, sir. Yes, sir. Unfortunately, the material is in English, so maybe the doctor's colleagues, they can. So I won't take much time before to start. So right on the business. So basically, I'm supposed मैं टिक कंट्रोल चिचड़ों की रोकथाम के ऊपर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया हूँ. So this lecture, it will be
divided into like सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इसमें कि हमें वेटनेरियंस को, फार्मर्स को, हम टिक्स के बारे में देखेंगे, हमें जानने की जरूरत क्या है। म्यूट कर दें सबको सर, प्लीज म्यूट कर दें। ओके, सो it will be divided like I will talk about the importance of ticks. Rightly, director sir said few things. डॉक्टर साहब अपनी आवाज ऑन करो एक बार जी। डॉक्टर निरपै एक बार आपकी आवाज भी अनम्यूट होगी, एक बार म्यूट कर लो। हेलो डॉक्टर निरपै। Yes sir. हाँ ठीक है जी, नाउ यू आर ऑडिबल जी। Okay, so before I start कि tick control, how to achieve tick control, सबसे पहले बट सी चिच्चड़ों के बारे में जहां तक मेनली दो तरह के चिच्चड़ हैं, द हार्ड टिक्स एंड द सॉफ्ट टिक्स। फार्मर्स ऑफ पंजाब जनरली वी आर अफेक्टेड विद हार्ड टिक्स। चिच्चड़ मीन्स हार्ड टिक्स हियर। सॉफ्ट टिक्स हाँ पोल्ट्री में देयर आर सम एंड कुछ साउथ पंजाब में भी आई सॉ सम, बट लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट चिच्चड़ हियर इज यू टू टॉक अबाउट द हार्ड टिक्स। ओके, दिस इज द क्वेश्चन बिफोर, यही सवाल है, व्हाई आर वी कंसर्न्ड अबाउट टिक्स? आखिर हमें टिक के बारे में बात करने की जरूरत क्या है, हमें इसके रोकथाम की जरूरत क्या है? So if I talk about this, the thing is टिक एक ऐसा एक्टोपैरासाइट है। एक्टोपैरासाइट मीन्स जो चमड़ी के ऊपर पाया जाता है। एक ऐसा एक्टोपैरासाइट है जो सारी दुनिया में ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स, इफ आई टॉक अबाउट कैटल की बात करें, दुनिया के ऑलमोस्ट 80% ऑफ कैटल पॉपुलेशन 80% of cattle population is exposed to ticks, जो चिच्चड़ों से exposed है। सच इज इतनी वाइड प्रिवेलेंस है इसकी, ऑलमोस्ट एवरी जगह। These are a few pictures which are very common in the field. आप लोग मुझसे ज्यादा इसको रोज देखते होंगे ऐसी चीजें, coming across you every day, very often. You can see the severity like tick infestation, moderate, severe, mild. It is there. ये पंजाब में बहुत ही प्रिवलेंट है। टिक की बात हम इसलिए करना चाहते हैं, वैसे डायरेक्टर सर ने थोड़ी सी चीजें बात की, मैं उसको थोड़ा सा विस्तार में बताता हूँ। टिक नुकसान क्या करता है बेसिकली, हम टिक के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? सबसे पहले it sucks blood, so obvious when it sucks blood, खून की कमी, एनीमिया होनी है। पंजाब में जो टिक्स मिलते हैं, कैटल की बात अगर मैं करता हूँ, डिफिसिफेलस माइक्रोप्लस एंड हाइलोमा एनाटोलिकम, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा डिटेल, ये ऑलमोस्ट 0.5 to 1 ml तक ब्लड सक कर सकते हैं एक टिक। जो मैंने पीछे फोटोज दिखाई, यू कैन सी, आप देख सकते हैं किसी भी एनिमल पे कुछ 100 से लेके 1000 तक टिक मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स वेरी कॉमन, इट्स रियली वेरी कॉमन, आजकल के दिन में खासकर। आप उससे यू कैन जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, एनीमिया बीइंग कॉज्ड बाय दीस टिक्स। चलो, ये तो एनीमिया इज देयर। आई एम नॉट सो कंसर्न्ड अबाउट एनीमिया, मुझे एनीमिया से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत है इसके दूसरे पॉइंट से, डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। कैटल फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, इट्स ऑल, ये सारा इकोनॉमिक बेस्ड है। सस्टेनेबल तभी होगा जब ये प्रोडक्टिव होगा। प्रोडक्टिविटी विच वाज इंक्रीज्ड बाय द जर्मप्लाज्म इंप्रूवमेंट, जिनकी क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम से, राइट नाउ आज की तारीख में हमें उस प्रोडक्शन को मेंटेन करने की जरूरत है। टिक की प्रॉब्लम जो हम आज देख रहे हैं, ये शायद 20-30 साल पहले इस लेवल की नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी।
टिक था यहीं, एनिमल भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हमारे जो एनिमल्स हैं आज भी, इंडिजिनस कैटल जो साहिवाल, इन एनिमल्स में और बफलोज में टिक इन्फेस्टेशन इस लेवल का नहीं होता है जिस लेवल का क्रॉस ब्रेड एनिमल्स में होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ऐसा क्यों होता है? द ओनली थिंग इज व्हाई इट इज हैपनिंग इज हमारे अपने एनिमल्स इन्हीं टिक्स के साथ सदियों से इवॉल्व हुए हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट था, जो इन चिचड़ों के बीच रह के प्रोड्यूस कर सकता था, उसकी जीनोटाइप अगले जनरेशन में आई है। जो ससेप्टेबल था, जो कमजोर था, वो एलिमिनेट हो गया। लेकिन क्रॉसब्रीडिंग से जब हमने एक्सोटिक एनिमल लेके आए, इन एनिमल्स के एंसेस्टर्स ने कभी टिक देखा ही नहीं है। इनके लिए बहुत बड़ी चीज है। और आज प्रॉब्लम भी सारी क्रॉस ब्रेड एनिमल पॉपुलेशन की ही है। लॉस इन प्रोडक्टिविटी का लॉस एक बहुत बड़ा लॉस है। एक रिसेंट स्टडी में मैंने नीचे लिखा भी है, ईच इंगॉर्जिंग टिक, हर एक चिच्चड़ जो एनिमल पे लगा हुआ है, वो हाई यील्डिंग एनिमल्स मींस जिनकी यील्ड 30 लीटर से ज्यादा है, उनमें ऑलमोस्ट 9 से 10 ml दूध रोज का नुकसान करता है। और कुछ 100 और 1000 टिक कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 500 चिच्चड़ लगे हैं, 400 चिच्चड़ लगे हैं, आप खुद जोड़ सकते हैं कि वो एक दिन में कितना लीटर दूध कम कर देता है। कितना लीटर दूध, उससे कितने पैसे, वो महीने के हिसाब से, साल के हिसाब से, यू कैन जस्ट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक लॉस व्हिच इज बीइंग कॉज्ड बाय दिस टिक्स। प्रोडक्शन के अलावा इन एनिमल्स की चमड़ी में छेद कर देते हैं, जिससे कि बाद में उसकी चमड़े की वैल्यू गिर जाती है। अगेन एक लॉस है। ये सारे लॉस डायरेक्ट लॉस हैं जो कि चिच्चड़ खुद करता है। स्टिल ये इतनी बड़ी लॉस नहीं है जितना बड़ा लॉस इसमें जो इसकी इनडायरेक्ट लॉस है। इनडायरेक्ट लॉस का मतलब जो इसके द्वारा ट्रांसमिट किए गए बीमारियों से होता है। बीमारी की लिस्ट बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी है। एनिमल्स में पर्टिकुलरली इन पंजाब अगर हम बात करें, वी आर मोस्ट कंसर्न विद लाइक बवेशियोसिस, फिलेरियोसिस, एनाप्लाज्मोसिस। ये 3 आज की तारीख में पंजाब डेयरी फार्मर्स के लिए एक बिग प्रॉब्लम है। एंड दीज आर ट्रांसमिटेड बाय हार्ट टिक्स, बुफिलस माइक्रोप्लस, रिफिसिफिलस बुफिलस माइक्रोप्लस एंड हाइलोमा एनाटोलिका। डॉग्स में भी बहुत सारे डिजीजेस, पूरी लिस्ट है यहाँ पे। इन ह्यूमंस, कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज, ये इंडिया में ही शुरू हुआ, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। CCHF, which has been recently reported in high mortality disease. चिचड़ों की जहां तक बीमारी फैलाने की क्षमता है, वेक्टर पोटेंशियल, वो नंबर 1 है जानवरों में बीमारी फैलाने में, और इंसानों में नंबर 2 है सिर्फ मच्छरों से। सबसे ज्यादा बीमारी जानवरों में चिच्चड़, टिक्स ही फैलाते हैं। टिक्स ऐसा करते कैसे हैं? आखिर ये इतने अच्छे वेक्टर कैसे हैं? इतने सारी बीमारियां कैसे फैला देते हैं? इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। मैं इसके बारे में अपने वेटरनरी से थोड़ा सा बात करना चाहूंगा आगे, जब मैं लाइफ साइकिल की थोड़ी सी बात करूंगा। Why they are such good vectors? That's really very important. अगर हम इकोनॉमिक लॉस को इवेल्युएट करके देखें, देयर इज नो रिसेंट इकोनॉमिक लॉस डाटा। हाल फिलहाल में इंडिया का टिक से इकोनॉमिक लॉस डाटा कोई अवेलेबल नहीं है। सबसे ऑथेंटिक जो डाटा है वो 2003 का है। 2003 के हिसाब से इंडिया में टिक्स और टिक बॉर्न डिजीजेस को कंट्रोल करने की कॉस्ट लगभग 500 मिलियन US डॉलर्स थी। 3500 करोड़ 2003 में। आप उसको आज की डेट में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। दिस इज नॉट द लॉस एक्चुअली, दिस इज द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ टिक एंड टिक बॉर्न डिजीजेस। इट्स टू हाई। जैसा डॉक्टर मनदीप कह रहे थे कि मैं बता सकता हूं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा टिक कब मिलता है, ऐसा थिंग इज
पंजाब इंडिया से बहुत सारे टिक्स रिपोर्टेड, पंजाब से भी बहुत सारे टिक रिपोर्टेड। पंजाब में इतनी टिक की इन्फेस्टेशन का प्रॉब्लम बेसिकली 2 मेजर रीजन है जो आज तक मैं समझ पाया। पहला, हमारा इन्वायरमेंट जिसमें कि 25 एंड अबव टेम्परेचर एंड गुड ह्यूमिडिटी, ये साल के बहुत सारे टाइम अवेलेबल होता है टिक के लिए। कुछ साल पहले तक आई यूज्ड टू से, मैं कहता था कि टिक एक सीजनल प्रॉब्लम है, ज्यादातर गर्मियां और मानसून में होती है। अब मैं ये स्टेटमेंट बदल चुका हूं। पंजाब में टिक सारे साल की प्रॉब्लम है, 12 महीने। द ओनली इशू इज, फर्क क्या है, सर्दियों में इसकी इन्फेस्टेशन लेवल थोड़ा कम हो जाता है, कम दिखता है। लेकिन अगर आप एनिमल को स्क्रैच करें, सर्च करें, टिक पंजाब के जानवरों में पूरे साल मिलता है, होल ईयर। Only is the level of infection it changes the season, otherwise तो पंजाब में एक रीजन हाई इन्फेस्टेशन का हमारा एनवायरनमेंट, और दूसरा ससेप्टेबल क्रॉसब्रेड पॉपुलेशन, हाई प्रोपोर्शन ऑफ क्रॉसब्रेड एनिमल्स जो कि बहुत ही ससेप्टेबल है टिक के लिए, टिक बॉर्न डिजीजेस के लिए। इसलिए ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ ज्यादा है। मैंने कहा टिक की 2 स्पीशीज, हाइलोमा एनाटोलिकम जो कि फिलेरियोसिस ट्रांसमिट करती है, और रिफिसिफेलस माइक्रोप्लस जिसको हम पहले बुफलस माइक्रोप्लस कहते थे, जो कि रिस्पॉन्सिबल है बवेशियोसिस ट्रांसमिट करने के लिए। दोनों ही एनाप्लाज्मोसिस को ट्रांसमिट करते हैं। ये सिनेरियो एक्चुअली, इनका डिस्ट्रीब्यूशन एक डायनेमिक प्रोसेस है, हमेशा एक जैसा नहीं रहा। बहुत पुराना, मतलब आज से 1977 की एक ऑथेंटिक रिपोर्ट है गढ़वाल PAU की तरफ। इस टाइम पे साइंटिस्ट ने कहा कि डॉक्टर गिल ने कहा पंजाब का जो मेजर चिच्चड़ है टिक है वो है हाइलोमा एनाटोलिकम। वो उस समय 85% एनिमल्स में इन्फेक्शन इसका मिलता था, लेकिन अगले 30 सालों में ये बदल गया। ये रोज बदलेगा, ये बदलता ही रहेगा। आज की तारीख में इफ आई से रिफिसिफेलस माइक्रोप्लस पंजाब में ओमनी प्रेजेंट, मतलब सारे पंजाब में डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर विलेज में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये टिक है। हाँ, हाइलोमा एनाटोलिकम की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी नहीं। हाइलोमा सूखी जगह प्रीफर करता है, ड्राई, हाई, मोर हीट एंड ड्राई। आप सोच सकते हैं ऐसा सिचुएशन कहाँ है ज्यादा, साउथ पंजाब में, राजस्थान से लगा हुआ एरिया सारा। स्टिल बाकी जगहों पर भी ये बारिश से पहले तक मिलता है, बट लेकिन एक बार बारिश शुरू हो जाए या फिर पैडी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो पॉपुलेशन हाइलोमा की बहुत तेज नीचे चली जाती है, और सिर्फ माइक्रोप्लस डोमिनेट करता है। ओके, तो ये तो टिक की डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीशीज की के बारे में थोड़ा सा जानना हमें जरूरी है। हाइलोमा, रिफिसिफेलस माइक्रोप्लस, ये टिक्स हमारे। टिक कंट्रोल, सीधे बात करने के पहले मैं चाहूंगा आपको टिक के बारे में थोड़ा पता। दुश्मन को जाने बिना हम उसको रोक नहीं सकते। This is what I say. You need to know your enemy before you want to control it. आपको अपने दुश्मन के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। टिक के बारे में कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सिंपल। इसकी लाइफ साइकिल बहुत ही सिंपल है, एंड आधी कंट्रोल की स्ट्रेटजी अगर आप इस चीज को अगले 10 मिनट सुनेंगे, you can yourself decide it, आपको क्लियर हो जाएगी। टिक की लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं, एग, लार्वा, और एडल्ट। एग हमेशा खुरलियों में, क्रैक्स, क्रेवाइसेस वहीं पैदा होते हैं, जानवर पे कभी भी नहीं। नेवर ऑन द होस्ट, इट्स ऑलवेज ऑफ द होस्ट। जहां पर ये एग हैच करते हैं, व्हेन दे हैच, उनसे लार्वी निकलते हैं। लार्वी बिना फीड किए, बिना ब्लड मील लिए आगे डेवलप नहीं कर सकता।
उसके लिए इसको किसी जानवर पे चिपकना ही पड़ेगा। ये लार्वी एक बार जब होस्ट पे अटैच होता, अटैच होने के बाद इसमें 2 मोल्टिंग होती है, अपनी कवच को बदलता है। लार्वी मोल्ड्स टू लिम्फ, लिम्फ फिर फीड करता है, इट मोल्ड्स टू एडल्ट, एडल्ट फीड करता है, एंड देन जो मोटे मोटे चिचड़ हमें दिखते हैं जानवरों में, दोज आर द फीमेल्स, वो फीमेल्स हैं, ये ड्रॉप कर जाती हैं बॉडी से। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इफ यू लुक एट दिस पिक्चर्स, अगर आप इसे देखें, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं इसमें। ये एनिमल है जिसपे टिक्स हैं, लार्वी, निम्फ, एडल्ट, यू कैन सी मोस्टली निम्फ्स, इंगॉर्जिंग एडल्ट्स, ये इस पर लगे हुए हैं। ये जो टिक्स इस समय एनिमल पे अटैच्ड है, ये ड्रॉप होने के लिए डेस्टाइन्ड है, मतलब ये हमेशा इस जानवर पे नहीं रहेंगे। बूफिलस माइक्रोप्लस टिक का लार्वी एक बार जब अटैच होता है यहाँ पे, 3 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते तक वो रहता है बॉडी पे। आप दवाई लगाएं वो मर जाएगा, न लगाएं तो भी वो 20-21 दिन बाद एडल्ट बन के ड्रॉप हो जाएगा, जमीन पे गिर जाएगा, जानवर से उतर जाएगा। हाइलोमा थोड़ा डिफरेंट है, बट वो भी टिक और दूसरे इंसेक्ट, मक्खी मच्छरों में ये फर्क है। जो टिक एक बार एनिमल से उतर के नीचे चला जाता है फीमेल अंडे देने के लिए, वो लाइफ में दोबारा कभी एनिमल पे नहीं आएगा, कभी नहीं। वो अंडे दे के मर जाती है फीमेल। तो जो टिक यहाँ पे है, सी इन दिस, ये डेस्टाइन्ड है कि इसको ड्रॉप होना ही होना। एक बार जब ये ड्रॉप होगा, ये शेड में आ जाएगा। शेड में आके कहा जाएगा, ये मैं खोज रहा हूं, ये यहां चला जाता है, छुप जाता है। छुपने के बाद फीमेल्स, पता नहीं, आई डोंट नो, ये आपको दिख रहा है दिस येलो येलो फीमेल्स, और ये सारे एग्स हैं, हीप्स ऑफ एग्स हैं। यहां छुप के ये अंडे देते हैं, जो हैच करेंगे। I don't know how many of you have noticed this, आपने इसको कभी नोटिस किया है? ये गुच्छा है लार्वीज का, जिसमें हजारों लार्वी हैं। ये शेड में ऐसे होते हैं। ये फीमेल्स एग देने के बाद मर जाएंगे, एग्स हैच करेंगे, हैच करके ऐसे हजारों के गुच्छे में बैठे रहेंगे। आपका एनिमल जिस पे टिक है, जो फीड करके ड्रॉप कर गए, आपने दवाई लगाई या ना लगाई, इममटेरियल है। चिच्चड़ जो बॉडी पे है वो गिरेगा ही गिरेगा। जब चिच्चड़ गिर जाता है तो फिर दिखता क्यों है सारे साल? आपके दिमाग में आएगा। मैं कह रहा हूं कि आप दवाई लगाओ या ना लगाओ, चिच्चड़ गिरेगा ही गिरेगा, फिर सारे साल दिखता कैसे? इसलिए 20 चिच्चड़ गिरते हैं और 200 नए आ जाते हैं, हजारों पैदा हो रहे हैं। यही चीज है जिसके बारे में, टिक कंट्रोल के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। आज की तारीख में हम बेसिकली ये टिक की बायोलॉजी, आई होप थोड़ी सी मैं समझा पाया। इफ इट इज क्लियर तो मैं इसके बारे में आगे बात करना चाहता हूं। इनकी लाइफ साइकिल, चूंकि फार्मर्स में, आई डोंट नीड टू टॉक अबाउट ऑल दिस। ऐसी डेवलपमेंट, वंस यू नो अबाउट द डेवलपमेंट, कैसे डेवलप करते हैं, हम सीधे बता सकते हैं इनके कंट्रोल के बारे में। टिक का कंट्रोल क्या है, कैसे कर सकते हैं। अब आपको पता है कि ये कैसे डेवलप हो रहे हैं, कहाँ है। यहाँ पे ये 2 फोटोग्राफ्स लगाने का भी कोई देयर इज अ रेलेवेंस, ये मैं बताना चाहता हूँ। When we talk about टिक कंट्रोल की जब भी हम बात करते हैं, फार्मर, वेटनेरियन, जो भी हो, इस म्यूट कर देना। ये आई कैन, लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस आ रही है। Can you mute it?
सब पार्टिसिपेंट सारे म्यूटेड हैं जी। ये अनुराग अर्जुन कौन है? प्लीज अपने आप को म्यूट कर दें। I can see few like people. So what I'm saying है, ये जो फोटोग्राफ्स मैंने लगाए हैं इसकी बहुत रिलेवेंस है। कंट्रोल ऑफ टिक्स, जब भी हम बात करते हैं चिचड़ की रोकथाम, हम हमेशा इस छोटे फोटोग्राफ, इसको मैंने कैसे रोकें इसको। सबसे पहले बात आती है कौन सी दवाई लगाएं। ठीक है, आप कोई दवाई बता दो जी। अभिषेक, अभिषेक सर एक बार आपकी आवाज अनम्यूट होगी जी। डॉक्टर निरपय आपकी आवाज बंद होगी एक बार। हेलो डॉक्टर निरपय। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। मैं इस फोटोग्राफ के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। इसको इतना छोटा और इसको इतना बड़ा मैंने क्यों दिखाया है? क्योंकि आज जब भी हम टिक कंट्रोल की बात करते हैं, चिचड़ है, कंट्रोल करना है, हमारा सारा फोकस इस पे है, जानवर पे कैसे टिक हटाए। यही फोकस है हमारा सबका। लगा लो, दवाई लगा दो। हम एनिमल को टिक फ्री करना चाहते हैं, ट्रीट करके, यूजिंग केमिकल्स, अकेरिसाइड्स, आइवरमेक्टिन, मैक्रोसाइक्लिक इलेक्ट्रॉन, व्हाटएवर इट इज, जो भी चीज हम यूज करें। लेकिन इससे हो क्या रहा है? इससे कुछ नहीं हो रहा, होगा भी नहीं। न कुछ हो रहा है, न इससे कुछ होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही समझने की जरूरत है। आप इससे टिक कंट्रोल कभी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके घर में जो गोडाउन है, जहां टिक्स पैदा हो रहा है, वो तो आपने, उसके बारे में तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। आप शरीर पे 400-500 टिक्स मार दोगे, 10 बच जाएंगे। एक फीमेल 1500 अंडे देती है, 1500, 1500। आपने 500 टिक मार दिए, इट्स इमटेरियल, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर 5 टिक भी बच गए, वो 5 6 से 7 हजार बन जाएंगे। आपकी ट्रीटमेंट वहीं की वहीं, ट्रीट किया, फिर वहीं आ गए, दोबारा फिर हो गए। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम और है, रिपीटेड यूज ऑफ द ड्रग, बार बार दवाई यूज करने से, हम सबको पता है कि जो भी दवाई नहीं आती है बहुत अच्छी इफेक्टिव होती है, लगाते ही मैजिक, सारे चिचड़ साफ। वही दवाई 2 सीजन बाद उसका जादू खत्म हो जाता है, द मैजिक इज गॉन। It is not able to achieve the same efficacy which it was, जो उससे पहले दिखा रहा था। The reason is resistance development. रेजिस्टेंस के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, उसके लिए मुझे पूरा 1 घंटा चाहिए। किसी और दिन इसके बारे में मैं आपसे विस्तार से बात करूंगा। अकेरिसाइड रेजिस्टेंस क्या है, आता कहां से है और रुकेगा कैसे। क्योंकि पंजाब में पिछले 13 साल से जो भी हमने काम किया टिक पे और अकेरिसाइड रेजिस्टेंस के बारे में, आज जो हमें दिखता है कि जो सबसे मोस्ट लाल ढक्कन वाली दवाई डेल्टामेथ्रिन, जिसका यूज पंजाब में मोस्ट सबसे ज्यादा हुआ, उसकी इफेक्टिवनेस, एफिकेसी आज क्वेश्चनेबल है। डेल्टामेथ्रिन के अगेंस्ट मॉडरेट टू सीवियर रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ पंजाब में डेवलप हो चुका है, बट जो हमने देखा है। साइपरमेथ्रिन स्पोरेडिकली कुछ पॉकेट्स में काम कर रही है। आइवरमेक्टिन की अगर मैं बात करना चाहूं, आइवरमेक्टिन भी बहुत रैम्पेंट, इनडिस्क्रिमिनेट इसको कहते हैं। जरूरत है या नहीं है ये सोचा नहीं गया, बस लगा दो। क्यों? क्योंकि हमारे लिए सहूलियत है ना, पर्टिकुलरली टिक कंट्रोल के लिए।
कोई दवाई नहीं घोलना, लगाना, कोई मेहनत नहीं, एक टीका लगाया, फ्री हो गए। बट उससे हुआ क्या? इंडिया से आइवरमेक्टिन की पहली रेजिस्टेंस टिक में पंजाब से रिपोर्ट की 2015 में हमने, 2015 में। और 2018 में जो पब्लिकेशन आई उसमें पंजाब के सारे डिस्ट्रिक्ट से जो टिक्स आए थे ऑलमोस्ट सब में लो टू मॉडरेट लेवल ऑफ आइवरमेक्टिन की रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है। ये आपको हमसे ज्यादा पता है, आप फील्ड में यू आर वर्किंग डेली एंड यू आर सीइंग efficacy of ivermectin has gone down drastically. आज जो उसकी एफिकेसी हमें 3 साल पहले दिख रही थी, मोस्ट ऑफ द पॉकेट्स में वो नहीं दिख रही है। ड्रग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दवाई बिल्कुल ठीक है, एनिमल भी वही है, दवाई भी वही है, चिच्चड़ भी वही है, लेकिन अब इफेक्ट नहीं है और दोबारा आएगा नहीं। देयर इज नो रिवर्सल है ही नहीं कि दोबारा अगर छोड़ दिन के लिए इट में कम बैक, नो, ऐसा नहीं होगा। वंस रेजिस्टेंट ऑलवेज रेजिस्टेंट। Another drug जिसके साथ हम बचे हुए हैं that is एमिथ्राज। एमिथ्राज का भी रैम्पेंट यूज है ये लास्ट 3-4 years से, इट हैज पिक्ड अप और सारे स्टेट में ऑलमोस्ट आई कैन सी काफी यूज है एमिथ्राज का। इट इज शोइंग गुड एफिकेसी, आई कैन से या मच बेटर, बाकियों से काफी अच्छी एफिकेसी है। बट जो हमने रिसेंट स्टडी की है, it shows कि we are on the verge of developing phenotypic resistance, मतलब जीनोटाइप में उसका रेजिस्टेंस डेवलप शुरू हो चुका है। बहुत जल्दी 1-2 सीजन 3 सीजन बाद ये ड्रग भी वही हो जाएगी जैसे कि हम बाकी ड्रग्स के साथ कर चुके हैं। सो मैं सिर्फ ये इनकी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो हमारे पास मेजर क्लास है ड्रग की, सिंथेटिक पायरेथ्रोइड, डेल्टामेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, आइवरमेक्टिन, एमिथ्राज, अगर इन दवाइयों की इफेक्ट खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, एक तो हम रोक नहीं पाएंगे तब तक, फिर करेंगे क्या? मेडिसिन शॉप में 10 दवाइयां अवेलेबल होंगी उसके रैक पे, लेकिन उनमें से चिच्चड़ मार दे सारे, नहीं होगा। अगर हम आज चेंज नहीं करेंगे, 5 से 8 सालों में ये दिन बहुत दूर नहीं है। इसी से डरता हूं मैं। दिस इज व्हाट आई एम स्कैर्ड ऑफ। वी डोंट वांट टू रीच दिस स्टेज। उसके लिए हमें आज काम करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आई जस्ट वांट, मैं सिर्फ और सिर्फ टिक कंट्रोल के लिए अप्रोच चेंज करना चाहता हूं। मैं उस अप्रोच को ये एनिमल के ऊपर से उठा के यहां लेके आना चाहता हूं आपका। एंड यू आर द स्टेक होल्डर्स। आप बेसिकली हमारी जो भी बातें हैं, बेसिकली दैट हैज टू बी, आप उसे इंप्लीमेंट करने वाले लोग आपकी हैं। जब तक हम इसको एनिमल से नजर नहीं हटाएंगे, यहां दूसरी तरफ नहीं लेके जाएंगे, वी कैन नॉट थिंक ऑफ टिक कंट्रोल। इट कैन नॉट बी, यू कैन नॉट थिंक ऑफ टिक कंट्रोल इवन। जिसके बारे में और बात आपको बताता हूँ। ये थिंग्स आर वेरी एकेडमिक। केमिकल कंट्रोल, डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स सबको पता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ऑर्गेनोक्लोरीन्स, या ऑर्गेनोफॉस्फेट का जिक्र करना मैं रह गया बीच में। ऑर्गेनोफॉस्फेट टिक कंट्रोल के लिए काफी कम यूज हुआ है, पर्टिकुलरली पंजाब में। हमने वी हैव वर्कड अ लॉट विद मैलाथियोन के साथ वी हैव वर्कड, एंड this drug still works very good against ticks, particularly the larval stages. Tick की larvae के against this drug has a wonderful efficacy. ये हमारे बहुत काम आने वाली है, बहुत ज्यादा। Synthetic pyrethroids like fenvalerate, cypermethrin, deltamethrin, flumethrin, मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ। Formamidine, एमिथ्राज, macrocyclic lactones। तो केमिकल दवाइयां इजीली अवेलेबल हैं, सस्ती हैं, यूज करना आसान है और इमीडिएट इफेक्ट मिलता है। मारेंगे, इमीडिएटली मार देंगे, इसलिए ये पॉपुलर है, लोग इसको यूज करते हैं। लेकिन इन दवाइयों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम मैंने जिक्र किया रेजिस्टेंस डेवलपमेंट की, दूसरी है फूड। हमारे फूड एनिमल्स एक्चुअली मिल्क, द रेजिड्यू जो वो फूड में आ रहा है, चेन में एंटर हो रहा है,
अल्टीमेटली हम इंजेस्ट कर रहे हैं वो रिक्वायर्ड नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कर रहा है, ये नया इशू है। आज तो हर लोग ऑर्गेनिक चीजों की बात कर रहे हैं, ये केमिकल एकेरिसाइड्स तो बिल्कुल फिट नहीं होते। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है। बेसिकली हमें अब ऐसे कंट्रोल मेजर्स की बात करनी है जिनमें ये चीजें ना हो। ये है क्या ऐसे? ऐसा कोई मैजिक नहीं है। दिस इज जस्ट टू शो यू द रेजिस्टेंस स्टेटस दुनिया में। इंडिया का स्टेटस लाल है, lot of acaricide resistance is there, इसलिए red. हर्बल एकेरिसाइड्स, फाइटो एकेरिसाइड्स, ये एक अपकमिंग सब्जेक्ट है। गढ़वासु में भी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। हमने कुछ प्लांट्स जैसे शीशम, कड़ी पत्ता, अश्वगंधा, निर्गुंडी, लेमन ग्रास, इन पे काम किया टिक्स के अगेंस्ट, और हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। बट उससे हम कोई कॉमर्शियल प्रिपरेशन की तरफ जा सकते हैं, ये अभी कहना इट विल बी बहुत जल्दी होगा। तो मैं, लेकिन हाँ, आईवेराई, आइजत नगर, बरेली, थोड़े दिन पहले फ्यू मंथ्स अगो उन लोगों ने एक हर्बल प्रिपरेशन कॉमर्शलाइज किया है टिक के अगेंस्ट, एंड लगता है कि शायद कुछ महीनों में वो मार्केट में आ जाए। सो वो एक अच्छा होगा हर्बल प्रिपरेशन इफ इट इज देयर, क्योंकि इसमें न तो रेजिड्यू की प्रॉब्लम है, ना पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, ना टॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम है, और ना ही रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम। बस एफिकेसी की प्रॉब्लम है, एफिकेसी मेंटेन करने की प्रॉब्लम है। प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे सुनने में आते हैं, बट नहीं, देयर इज नथिंग लाइक वेरी ऑथेंटिक। बट आईवेराई ने जो कमर्शियलाइज करने के लिए अभी दिया है, वो प्रोबेबली जब भी मार्केट में आएगी, विल बी अ गुड रिस्पाइट सबके लिए। इसकी बात मैं कर चुका, ये गढ़वासु में जो हमने कुछ काम किए। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल मींस एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे दुश्मन ऑर्गेनिज्म से रोकना। हम चिच्चड़ को रोकने के लिए उसके किसी दुश्मन को पाल लें, चिच्चड़ रुक जाएगा। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने भी पीछे गिटार का नाम लिया था कि पहले जानवर बाहर जाते थे, तो ऐसे बिल्कुल सही है। प्रीडेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें जरूरत है इसको अपने टिक कंट्रोल स्ट्रेटजी में इन्वॉल्व करने की, अगर हमें केमिकल से थोड़ा सा पीछे हटना है तो। बहुत तरह के दुश्मन पैथोजेंस हैं, लेकिन जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, एक ये भी नया कॉन्सेप्ट है, एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड्स, सॉइल निमेटोड्स। यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, एंड हम लोगों ने भी काम किया इस पे, एंड वी आर थिंकिंग लाइक ऐसा कुछ हमें एजेंट मिल जाए, निमेटोड, सॉइल निमेटोड, जो चिच्चड़ों को मार दे। तो इसको जहां शेड में जानवर रहते हैं, सिर्फ शेड में स्प्रे करके हम चिच्चड़ों को रोक सकते हैं, बट स्टिल इसमें भी टाइम है इन चीजों को कॉमर्शलाइज होने में और आप तक जाने में। सो नथिंग टू टॉक अबाउट दैट। लेकिन हाँ, प्रीडेटर्स जिसमें डोमेस्टिक फाउल, चिकन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं वेरी इजीली, वेरी इजीली। कैसे? मैं आपको ये फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूँ शेड का। जब मैं टिक की बायोलॉजी बता रहा था, तो सॉरी, मैं एक चीज वहां मुझे बताना चाहिए था जो मैं समहाउ मिस कर गया, अभी मैं बताना चाहूंगा। टिक जो बॉडी के ऊपर इंगॉर्ज फीमेल, मोटी मोटी फीमेल टिक्स हैं, जो ड्रॉप होके जाके छुपती हैं शेड्स में, वो सारे टाइम दिन में ऑल 24 आवर्स नहीं गिरते हैं, ड्रॉप नहीं होते हैं। उनमें भी एक रिदम है। वो अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह ही ड्रॉप होते हैं, ज्यादातर अर्ली इन द मॉर्निंग ड्रॉपिंग होती है। सो उसको हम यूज कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इफ समथिंग लाइक दिस इज अरेंज्ड, मीन्स कुछ डोमेस्टिक चिकन, मुर्गियां पाल दिए, जिनको सुबह सुबह आपने अगर शेड में छोड़ दिया कुछ घंटों के लिए सिर्फ, मैंने देखा है मुर्गियां बड़े चाव से टिक्स खाती हैं, बड़े चाव से ढूंढ ढूंढ के वो निकाल लेती हैं फटाफट। इससे पहले कि टिक छुप जाए, ये उनको खा जाते हैं। मुर्गी अगर फीमेल टिक को खा जाती है, यू कैन थिंक इससे बॉडी पे प्रेजेंट टिक का तो कोई फर्क नहीं पड़ा,
हम चाहते भी नहीं कि वो जाके बॉडी से नोच के खाए, ना खाए, क्योंकि बॉडी पे जो टिक है वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। ये वेट करेंगे। अगर इनने ड्रॉप होने वाले टिक्स को खा लिया, इसका मतलब क्या है कि अगली फसल पैदावार कम होगी, कम टिक्स होंगे। मैं ये नहीं कहता कि मुर्गियां पाल देने से केमिकल लगाने की जरूरत ही नहीं है, खत्म हो जाएगा, टिक बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा, नहीं, ऐसा कोई दावा नहीं है। हाँ, ये जरूर कहता हूं कि मुर्गियां पाल लेने से टिक इन्फेस्टेशन का लेवल कम हो जाएगा। दवाई जो आप अगर साल में 6 बार यूज करते हैं, शायद वो 4 बार ही करना पड़े, शायद 3 बार ही करना पड़े। अगर मुर्गी पाल लेने से आपकी दवाई नंबर ऑफ टाइम्स यूज करने की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है, 8-10 बार से 6 बार हो जाए, 4 बार हो जाए, आज की तारीख में ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है। ऐसे बड़ा अचीवमेंट है। ड्रग जितना हम कम यूज करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा यूज करेंगे रेजिस्टेंस उतनी जल्दी आएगा, ड्रग का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही गिना दिए 4 क्लासेस हैं ड्रग की, कोई मैजिक नहीं होने वाला। अगले कुछ सालों में कोई नई मेडिसिन नहीं आने वाली है कि हम सोचेंगे ठीक है जी ये नहीं काम करेंगे तो हम नहीं लगा लेंगे। नहीं, कहां से लगा लेंगे, आएगी तब तो। सो बेसिकली उस रेजिस्टेंस को रोकने के लिए अगर हम ड्रग का यूज भी कम कर पाए किसी भी तरीके से, दैट इज अ बिग अचीवमेंट, बहुत बड़ी बात है। और ये एक छोटी सी चीज इसमें बहुत मददगार है। इस चीज को मैं चाहूंगा कि आप प्रोपोगेट करें, यूज करें। कुछ मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम एक दिन में सब कुछ चेंज हो जाएगा, बट ये बहुत फर्क करने वाला है, बहुत फर्क करने वाला है। बायोपेस्टिसाइड्स बहुत सारी जगहों पे फंगस को यूज कर रहे हैं। इंडिया में भी साउथ में कुछ जगह 2 लोगों ने काम किया है, बट स्टिल अभी हम इससे बहुत दूर है। मैं इसका ऐसा कोई वादा नहीं। पोस्ट रेजिस्टेंस ये तो हमने खो दिया एक्चुअली। हमारे सारे एनिमल्स रेजिस्टेंट थे, हमने उनको खो दिया। नाउ अब हमारे पास जो एनिमल्स हैं वो ससेप्टेबल है। इस तरफ वापस जाना थ्योरेटिकल है, इसके लिए मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगा। ग्रूमिंग, फोटोग्राफ तो ये बाहर की है क्योंकि मैं अपनी ऐसे भी फोटो नहीं लगा पाया। इंडिया में टिक, इंडिया में एनिमल रियरिंग, पंजाब में रियरिंग, जो किताबों में वेस्टर्न डेवलप्ड लोग लिखते हैं उससे बहुत डिफरेंट है। मार्जिनल फार्मर्स, लैंडलेस फार्मर्स बहुत सारे हैं जिन पे 1, 2, 3 जानवर होते हैं। उन पे टाइम भी बहुत होता है, उन पे टाइम भी बहुत होता है, लेकिन ये प्रैक्टिस कोई नहीं करता कि जानवरों से टिक्स हटा दें। क्यों नहीं हटाते? दवाई क्यों लगाना है? 4 मोटे मोटे दिख रहे हैं, तोड़ लो, चप्पल जुत्ती से मार दो। ऐसा हम क्यों नहीं करते? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं, करें। जिनके पास टाइम है, जो कर सकते हैं। अगेन इससे क्या होगा? यूज ऑफ केमिकल कम होगा, वो हमारा अल्टीमेट एम है। सो इस चीज के बारे में हमें बात करनी है। वैक्सीन, टिक वैक्सीन क्यूबा ने बनाया, ऑस्ट्रेलिया ने बनाया, बहुत सारी कंट्रीज में यूज हो रहा है, लेकिन इंडिया में नहीं। अब इसकी एफिकेसी भी काफी क्वेश्चनेबल हो गई है। BM86 हार्डली 40 to 50% इफेक्टिव रह गया माइक्रोप्लस के अगेंस्ट। हाँ, बुफिलस एनुलेटस के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव है वो अभी भी। सो दिस इज नॉट समथिंग जो कि हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है, ना हम इसको थ्योरेटिकल पार्ट। मैनेजमेंटल कंट्रोल, ये वो चीज है जो हम कर सकते हैं और जो हमें करना है। इफ यू जस्ट अलाउ मी, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, प्लीज इसे आप देखें। Once you'll see this, oh sorry, no, I want to come back. How to come back?
स्टॉप शेयर, मैं एक नया वीडियो दिखाऊंगा, फिर आपको वापस वहां लेके आऊंगा। ये दिख रहा है क्या? कैन यू सी दिस? ये एक शेड है, वो जो एनिमल मैंने दिखाया था ये वही शेड है। मैं दिखाना चाहता हूं कि शेड में टिक्स कहां कहां होते हैं। ये उस शेड का एक क्रेवाइस है। इस लकड़ी से मैं इसमें से इंगोर्ज फीमेल्स और उनके बाद टिक्स का हीप निकाल रहा हूं, जो कि वाकई थाउजेंड्स है। ये इतना टिक है कि ये जस्ट मींस इट्स टू मच। ये यहां थे इतने, बाकी भी क्रैक्स दिखाऊंगा अभी। भरा हुआ है बिल्कुल ये टिक्स से। मैं इसमें से निकालता जाऊंगा, वो निकलते जाएंगे। यू कैन सी दिस, थाउजेंड्स ऑफ टिक्स। लार्वी तो इसमें लाखों हैं, अंडे सॉरी। जितने भी क्रैक्स हैं सब में टिक्स भरे हुए हैं। ये देखिए उसके साथ छोटा है, इसमें भी है। ये दूसरा क्रैक, इसमें भी। जो टिक सुबह ड्रॉप होता है वो ऐसी जगह ढूंढ के उसमें छुप जाता है। अंडे देने, उसके बाद फीमेल मर जाएगी, अंडे हैच होंगे, लार्वी निकल के आएंगे और वो लार्वी दोबारा इन्फेस्ट करेंगे। ये सारे येलो येलो टिक्स हैं, आप देख रहे हैं जो बीच में, ये सारे टिक्स हैं येलो येलो। ये सारे टिक्स से भरा हुआ है। सारी क्रेवाइसेस येलो येलो टिक्स हैं, इतने टिक्स हैं। जिस भी एनिमल पे टिक दिख रहा है ये कॉर्नर से टिक निकाले। तो ये कोई बहुत बहुत ही कॉमन है। ये जहां भी मैं तो जाऊंगा, मैं तो ये वीडियो मैंने आपको क्यों दिखाया? सिर्फ इसलिए दिखाया, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको ये समझने की जरूरत है यहाँ पे कि टिक पॉपुलेशन शेड में इंक्लूडिंग एनिमल के ऊपर जो है, किसी भी टाइम पे 95% टिक का पॉपुलेशन एनिमल्स के ऊपर नहीं शेड में होता है। सिर्फ 5% पॉपुलेशन टिक का एनिमल के ऊपर होता है। सिर्फ 5% पॉपुलेशन टिक का एनिमल की बॉडी पे होता है, 95% पॉपुलेशन टिक का शेड में होता है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर हम वो टिक जो एनिमल की बॉडी पे है उसको टारगेट कर रहे हैं, एनिमल को ट्रीट करके, क्या हम उसे टिक कंट्रोल कर लेंगे? किसी भी एनिमी की 5% पॉपुलेशन को टारगेट करके कैन वी कंट्रोल दैट एनिमी? आई डोंट थिंक सो. Nobody can think so. There is no logic in this. By targeting 5% of the population, you cannot control any parasite, any animal. It's better to look for 95%. हम उस 95% पॉपुलेशन को टारगेट करें, न कि 5% को। उसको कैसे कर सकते हैं? That's the best way to control tick. That's the best way to control tick, targeting that 95% population. उसके लिए we need to, ये तो बड़े बड़े टर्म्स लगते हैं, टिक प्रूफ कैटल शेड। इट्स नथिंग सो फैंसी अबाउट टिक प्रूफ कैटल शेड। मैंने कहा चिच्चड़ वहां ड्रॉप करता है जहां एनिमल रात में बंधा होता है, सारा दिन ड्रॉप नहीं करता। एनिमल जहां रात में बंधता है, जहां सुबह टिक्स ड्रॉप हो रहे हैं, अगर हम वहां पे टिक्स को ना छुपने दें तो ये इतना कमजोर जीव है कि ये तो 2 घंटे धूप में भी मर जाता है अगर आप इसे छुपने ना दें तो। मुर्गियां छोड़ दें, छुप ना पाए, वो चुग जाएंगे सारे।
अंडे नहीं दे पाएगा, जितने बॉडी पे टिक्स हैं वो गिर जाएंगे, टिक्स खत्म हो जाएंगे। माई एम्फेसिस इज इनको चेक करना। अगर आप इनकी छुपने की जगह को एलिमिनेट कर सकते हैं, बेस्ट पॉलिसी है, बेस्ट पॉलिसी है। हम सारे अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियंस, साउथ अफ्रीकन ऑथर्स की लिखी हुई टिक पे किताब पढ़ते हैं, वो ये बातें नहीं करते हैं क्योंकि उनके एनिमल रेयरिंग का सिस्टम ही कुछ और है। वो रेंचेस में रेयर करते हैं, उनकी सारी, हम उसको कॉपी करते हैं अपने सिस्टम में। वी कैन नॉट थिंक ऑफ कंट्रोलिंग बाय कॉपिंग देम, वी हैव टू थिंक आउट ऑफ इट, आउट ऑफ द बॉक्स। सो द फर्स्ट थिंग इज, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, हम उनको छुपने ना दें, उनकी ब्रीडिंग साइट्स को ब्लॉक करें। दूसरी, बीच बीच में वी कैन ट्रीट द शेड। मैंने एक ड्रग का नाम लिया, ऑर्गेनोफॉस्फेट मैलाथियन। This is highly effective against the larval stages. Highly effective, I say. 5000 ppm is the recommended dose, but to eliminate the larvae, even at much lower dose, it is very capable of eliminating this. But the thing is, organophosphates बहुत toxic होते हैं host के लिए. So always, if you are using it, use it with precaution. Always use it with precaution. But the good thing is, इसकी half life बहुत कम होती है. So it gets dissociated very soon, but it can be used to eliminate. So my emphasis for tick control is, my punchline is, forget the animals for a time being. जानवरों पर से ध्यान हटाओ। बहुत साल ध्यान लगा लिया जानवरों पे, हम उससे कुछ नहीं अचीव कर पाए। उनसे ध्यान हटाओ, शेड मैनेजमेंट पे ध्यान दो, इनकी प्रोडक्शन को रोको, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये देखो कुछ शेड्स की फोटोग्राफ्स बहुत कॉमन है, आप सबने देखे होंगे, इट्स मोस्ट कॉमन, आप सब तो रोज देखते होंगे। ये सुबह ड्रॉप होने के बाद घूम रहे हैं, कहीं छुप के अंडे दे रहे हैं, ये हजारों, ओ माय गॉड, दिस इज टू मच। हम टिक कंट्रोल कर ही नहीं सकते अगर हमने इनकी बात नहीं की और इनको नहीं रोका। आप जानवर पे टिक मारेंगे, इनसे 100 मारेंगे, 1000 पैदा होके आएंगे, ये चलता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा। इसको कहते हैं पेस्टिसाइड ट्रेडमिल। देन ये रेजिस्टेंस डेवलप कर जाएंगे, आप एक ड्रग से कूद के दूसरी पे जाओगे और आप उस ट्रेडमिल से उतर ही नहीं पाओगे। पेस्टिसाइड चलता ही रहेगा, ये नहीं खत्म होने वाला, नहीं कर सकते आप, कोई नहीं कर सकता। बाहर आने के लिए आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। ड्रग कंपनी तो चाहती है कि आप दवाई यूज करो, और हम वही कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है आप भी देख रहे हो और मैं भी देख रहा हूँ। इतने साल जब कोई दवाई नहीं था तो बेटर टिक कंट्रोल हो रहा था, इतनी दवाइयां होने के बाद वी आर नॉट इम्प्रूविंग, द कंडीशन इज नॉट इम्प्रूव, कोई सुधार नहीं। ये लार्वल स्टेजेस हैं जो वेट कर रहे हैं, सुबह सुबह निकल के आए हैं और ये वेट कर रहे हैं। इनसे बॉडी एनिमल की टच होगी और ये हजारों लार्वी एक बार में चिपक जाएंगे, उनकी साइकिल चलेगी, 3 हफ्ते बाद वो ड्रॉप होंगे और ये फिर चलता रहेगा, और यही चल रहा है। बेसिकली अगर मुझसे, मैं क्या कहता हूँ, टिक कंट्रोल, थोड़ा सा हमको अपनी फोकस को चेंज करने की जरूरत है। सिर्फ एनिमल को टारगेट करने की जगह हमें टिक की ब्रीडिंग, उन साइट्स पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उनके छुपने की जगह एलिमिनेट करने की जरूरत है, इंटीग्रेट करना है इनको कुछ प्रीडेटर्स जैसे चिकन। इट्स रियली गुड, इट वर्क वंडरफुल। अगर आप 3 मुर्गियां डाल दें शेड में, इट्स रियली वर्क्स वंडरफुल। मैं ये नहीं कहता कि केमिकल ड्रग्स यूज करना बंद कर दो, नहीं, जब तक हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं कि हम उसके यूज को कम कर, ताकि उसी दवाई को हम और ज्यादा दिन तक यूज कर सकें। वो फिक्स्ड है, इफेक्टिव लाइफ फिक्स्ड है, जल्दी जल्दी यूज कर लोगे एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ड्रग एफिकेसी खत्म हो जाएगी, रेजिस्टेंस डेवलपमेंट इज वेरी रैम्पेंट, बहुत तेज है। एक्वेरिसाइड रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा इशू है हमारे स्टेट के लिए, उसके बारे में मैंने कहा मैं फिर कभी बात करूंगा, एक बड़ा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो
इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन मीन्स सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी की बात करने की जगह हम एनिमल को सिर्फ ट्रीट करने की बात ना करें, उसके साथ शेड का मैनेजमेंट, शेड का ट्रीटमेंट, प्रीडेटर्स, ये सारे चीज को अगर लेके चलें, आई थिंक इट विल बी अ मच बेटर अप्रोच टू कंट्रोल द टिक्स। आई थिंक दिस इज ऑल आई हैव टू से। अदरवाइज मुझे तो कहीं तो रुकना पड़ेगा, अदरवाइज मैं तो चलता ही रहूंगा। सो hand over to you, Dr. Sir. Thank you, Dr. Nirpay, for very informative session. Quick questions, queries, please. मतलब डॉक्टर रवि कुमार जी शायद हैंड रेज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अपनी माइक ऑन करो जी, डॉक्टर रवि कुमार जी। और भी कोई क्वेश्चन हैं कृपा करके चैट दे विच लिख के भेज दिओ। समर पन्नू जी ਤੁਸੀਂ हैंड रेज ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਮਿਊਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਈ ਹੋਗੀ, ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਕ ਔਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। हाँ जी, माइक ऑन होगी जी समर जी। हाँ, मैं डॉक्टर अमरप्रीत पन्नू बोल रहा। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब ਨੂੰ ਕਿ किस तरह ਦੀ ਫਲੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਐਨੀਮਲ ਬੰਨਣਾ ਆ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲਸਟਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਰੂਰ। फार्मर की इकोनॉमी, नंबर ऑफ एनिमल्स, ये एक ब्लैंकेट रूल नहीं बनाना है सर। पर्पस हमारा ये है कि टिक छुपे ना। मैं नहीं कहता प्लस्टर कर दो, आप टिप कर दो, बस क्रैक्स और क्रेवाइसेस एलिमिनेट कर दो, छुपने की जगह एलिमिनेट कर दो। आप प्लस्टर करोगे वो स्लिपरी हो जाएगा, पता नहीं वो कितना हेल्पफुल होगा, नहीं होगा। आप वहां से क्रैक्स और क्रेवाइसेस जो टिप कर देने से सिंपली सॉल्व हो सकता है, प्लस्टर करने की शायद जरूरत नहीं है। कम पैसे में आप एलिमिनेट कर सकते हो उसको। ठीक है सर, थैंक यू। डॉक्टर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप पोल्ट्री रखते हो तो क्या उसकी कोई प्रॉब्लम, कोई डिसएडवांटेज भी है साथ? जैसे एक फार्मर्स के अंदर एक कंसेप्शन जो उनका कंसेप्ट बना हुआ है कि जब वो लिटर ड्रॉप्स करेंगी तो उनके लिए डिसएडवांटेज, वो एनिमल्स के लिए हार्मफुल है। सुबह मैं नहीं कह रहा कि सर वो सारे टाइम वो आ रहे हैं, सुबह 2 घंटे के लिए आप उसको छोड़ दें, पोल्ट्री के लीटर से क्या हार्म होगा आप बताइए? आप बताइए, पोल्ट्री का लीटर अगर डेयरी फार्म में गिरता है थोड़ा सा तो उससे क्या हार्म होगा? नहीं, जो फार्मर का क्वेश्चन है कि अगर वो मैनेजर में करता है, जो जहाँ उसके फॉर्डर में करता है, उसकी कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है, जब कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं है उसके जी? नहीं सर, वो वहां जाएगा ही नहीं सर, मैनेजर में जाएगा ही नहीं, वो तो नीचे नीचे घूमेगा। वो थोड़े दिन पे एक्चुअली ये चीजें क्या है ना कि हमें इनकलकेट करने की जरूरत है। कोई भी नई चीज की हम बात करते हैं, देयर आर ऑलवेज एप्रीहेंशंस कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि आप एक बार करके देखो, आप एक बार करके देखो। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे इस चीज के करने से मुझे कुछ फायदा हुआ, अच्छा है, आप उसको कंटिन्यू करें। आप एक बार करके देखें। एप्रीहेंशंस तो हमेशा होती है कि वो यहाँ हो जाएगा, यहाँ ऐसा हो जाएगा। नहीं, सबसे पहले तो आप अपनी पोल्ट्री को बिल्ली से बचाएं, या आप उसको चिच्चा खाने के लिए दें और बिल्ली वो ना खा जाए। तो एक क्वेश्चन है कि जो उनकी हाइडिंग प्लेसेस को करना है, कवर करना है, कितनी हाइट तक करना है? शेड की कितनी हाइट तक उसको टीप करना है ताकि? हाँ जी, दिस इज रियली गुड, आई लाइक। टिक बहुत ऊंचा तक नहीं चढ़ सकता है सर, 3 फीट, 2.5 से 3 फुट, ठीक है जी, ज्यादा से ज्यादा। सर एक क्वेश्चन है, जो फायर गन्स यूज की जा रही है, जहाँ फ्लेम्स यूज किए रहे हैं, उसका क्या, फ्लेम गन्स, उसका क्या इम्पैक्ट है जी? एक वंडरफुल चीज है, लेकिन थिंग ये है, आप फ्लेम गन यूज करेंगे क्रैक के अंदर टिक को मारने के लिए, isn't it? है ना? हाँ जी, क्रैक के अंदर छुपे हुए टिक को मारने के लिए आप फ्लेम यूज करेंगे ना? हाँ जी, क्योंकि आपको लगता है कि वहां शायद आपकी दवाई भी ना पहुंच पाए, तो आप फ्लेम से गर्म करके उसको मार सकते हैं। दैट इज वंडरफुल थिंग। लेकिन मैं कहता हूं इसको करने की जगह आप जो वो खुरली है उस पर सीमेंट से टिप कर दो, अंदर है अंदर ही दफन हो जाए, अनारकली की तरह चुनवा दो दीवारों में, उसको बाहर ना निकलने दो।
हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलाथिन की डोज कितनी चाहिए, किस फॉर्म में स्प्रे करनी चाहिए, और कितने टाइम तक एनिमल को उस शेड से दूर रखा जाए जहाँ स्प्रे की जा रही है? ये मैं नहीं बताऊंगा सर, ये फील्ड वेटनेरियन बताएगा जिसकी देख रेख में ये चीज होगा, क्योंकि ये बहुत ही पॉइजनस ड्रग है। मैं इसके साथ बिल्कुल खेलने के लिए ऐसे ओपन फोरम पे नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। ये फील्ड वेटनेरियन की देख रेख में होगा। वो जो डोज कहेंगे उस डोज पे आप उसको यूज करेंगे। जैसे वो कहेंगे, यूज करने के पहले इफ यू कैन विजिट द शेड, वो देख सकते हैं एक बार जाके। ये वो रिकमेंड करेंगे कि आप यहाँ यहाँ इसको स्प्रे करें, जैसा फील्ड वेटनेरियन कहते हैं डॉक्टर साहब आपके फार्मर, आप वैसा फॉलो करके उसको स्प्रे करें। मेरे ब्लैंकेट कहने से बात नहीं बनेगी एक्चुअली। आई होप मनदीप सर यू एग्री, आप मुझसे एग्री करेंगे। सर एक क्वेश्चन है, आइवरमेक्टिन के साइड इफेक्ट्स, और दूसरा विड्रॉल पीरियड आइवरमेक्टिन के साइड इफेक्ट्स। हाँ जी, और दूसरा है कि आइवरमेक्टिन लगाने के बाद विड्रॉल पीरियड कितना मिलता है? सर ये बहुत थ्योरेटिकल बात है। हम मेस्टाइटिस के एक थन में एंटीबायोटिक लगा के दूसरे का दूध निकाल लेते हैं। आप विड्रॉल पीरियड की बात कर रहे हैं? नहीं, ये थ्योरेटिकल बात है, ये बिल्कुल थ्योरेटिकल बात है। आइवरमेक्टिन टिक कंट्रोल के लिए इट्स गुड, कभी कभी आप बीच में यूज कर सकते हैं, लेकिन आप उस पर रिलाई करें, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं। नुकसान आइवरमेक्टिन का कोई नहीं है, लेकिन उसका फायदा भी कोई नहीं है। उसका नुकसान यही है कि आजकल मक्खियां बढ़ गई, मक्खियों की प्रॉब्लम आई है ना पिछले 5-6 सालों में। हाँ जी, आई है, आई है बहुत ज्यादा जी। ये 6 साल पहले नहीं थी, 10 साल पहले नहीं थी। ये आइवरमेक्टिन लेके आया है ये, इसके बारे में फिर कभी बात करूंगा मैं। So, I want to add something and ask some question. You did a very provide a very good information, and it was a very well prepared presentation to control the ticks. And my one submission is, can we control the ticks by some nutritional management? And in the older time, the people were using taramira, sarso in the ration of the animals. Now there something nutritionally we can control so that the ticks, they cannot infest our livestock animals. Sir, see, I have also heard about taramira, and a lot of farmers say it is very effective. But if you want me to produce some scientific literature and proof for this, it's difficult. There is one publication from Pakistan, but I don't think so it is producing some very authentic data on this. But yeah, I've heard farmers saying about it. But again, I say, sir, see, tick control is an approach. It's a management. It's just not like any other disease. We have to think it in this way. We have to integrate it. सिर्फ दवाई मल देने से या टीका लगा देने से we cannot control ticks, sir. This is what we have been doing for last 2 decades. See where we are standing today. And day to day, things are not going to improve. They're like, we all know, like it's going from bad to worse. Till date, today we have some good drugs still available. Like I was saying about different class of drugs. But whether the situation will remain the same 5 years from now, I'm not sure, because the rate at which we are indiscriminately using these chemical acaricides and the rate at which the tick is developing resistance against most of these commonly used acaricides, will they leave us with some effective acaricide 5 years from now? Because already now we have started finding multi-resistant ticks, ticks which are resistant to most of the drugs. We just published one paper on this. So it is something which I was always afraid of, and it is now coming up. So we have to think, see, मैं अपने पूरे लेक्चर में आपका ध्यान केमिकल से हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट I don't say कि आप इसको छोड़ दीजिए, नहीं, you cannot think of controlling ticks without using chemicals. But the thing is, you have to look on the management aspect, which is most important.
किताबें वेस्टर्न ऑथर्स की लिखी हुई हैं, हम उनको कॉपी करके नहीं कर सकते हैं। आवर सिनेरियो इज इंटायरली डिफरेंट। हमें अपने सिनेरियो की, देयर आर लॉट ऑफ गुड एस्पेक्ट्स आल्सो, एक्चुअली थिंग्स आर नॉट सो बैड एक्चुअली। हमारे सिस्टम में, like whenever I approach a shed, a farmer with heavy infestation, it's like a challenge. Let's take it like a challenge. Just prescribing a medicine like apply this or this, that's very easy. But no, that's not the right approach now. It was. I would like to visit the shed. I would like to show the farmer कि तुम्हारे यहाँ problem की जड़ कहाँ है. Farmers are very smart, quick learners. If you show them once, if you teach them once, make them aware once, they'll take care of it in future. Only thing is, we need to take this to the farmer's door. We need to educate him. The problem of tick is because of this. And if you can take care of this, just eliminate the hiding places, sir, it works wonders. And the veterinarians, they have a major role to play in this. They need to visit the farms and then take it on farm basis. You cannot provide any blanket directions for it. It has to be on the individual farm basis or individual farmer. So your team is the army for us to take forward this and implement it at the farmer's store. Sir. सर दो क्वेश्चन है, एक तो है द मोस्ट इफेक्टिव एकेरिसाइड्स नाउअडेज, दूसरा साथ क्वेश्चन है कि लगाने के बाद कितनी देर पशु को नहलाना नहीं है जी। मोस्ट इफेक्टिव एकेरिसाइड ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कोई जवाब नहीं है मेरे पास। नहीं, जिसकी रेजिस्टेंस कम हो पंजाब में। नहीं, मुझे नहीं पता आप किस फार्मर के लिए पूछ रहे हो, किस डिस्ट्रिक्ट का है और वहां इससे पहले क्या यूज हुआ है। ठीक है जी। ये ब्लैंकेट इसका सर कोई जवाब नहीं है। मैंने आपसे कहा ये डिपेंड करता है वहां पे पास्ट हिस्ट्री ऑफ एकेरिसाइड यूज पे, वो क्या यूज कर रहा है, वो रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो डिपेंड करेगा ना कि वो क्या यूज कर रहा है, वो फील्ड अपने वेटनेरियन से मिले, उनको अपनी हिस्ट्री दे कि मैं कौन सी दवाई यूज कर रहा हूँ। वेटनेरियन कैन हेल्प हिम बाय चेंजिंग द क्लास ऑफ द मेडिसिन। अगर वो सिंथेटिक पैराथ्रोइड यूज कर रहा है तो उसको थोड़े दिन फॉर्मामिडीन एमिथ्राज पे डाल दें, रोटेट करें। दिस इज व्हाट यू कैन डू। थोड़े दिन आइवरमेक्टिन पे डाल दें। तो अगर मैं ये कह दूं आज इसमें कि बैठे हुए कि दिस इज द बेस्ट ड्रग, मे बी बहुत सारे फार्मर्स उसी को यूज कर रहे हो, वो कहेंगे नहीं ये तो काम ही नहीं करती है। दैट्स ट्रू, वो नहीं काम करेगी। इट डिपेंड्स अपॉन द हिस्ट्री ऑफ व्हिच ड्रग दे आर यूजिंग। एंड जहां तक दवाई लगा के नहलाने की बात है, सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स दे हैव इमीडिएट नॉकडाउन इफेक्ट। इमीडिएट नॉकडाउन इफेक्ट। आप घर में ऑल आउट लगाते हो, जो मच्छर मरना होता है वो उसी समय मर जाता है, जिसने नहीं मरना होता वो सारी रात छत पे बैठा रहता है पंखे के पीछे, और वो हटाने के बाद फिर नीचे आ जाता है। दैट मीन्स इफ द टारगेट इज ससेप्टेबल, वो लगाने के बाद इमीडिएटली मर जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, नहीं होगा। सो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसको धूप में ना ले जाएं। whenever you are using, try to use it in the early morning or in the, and then ठीक है, वो तो थोड़ी देर बाद एब्जॉर्ब सा होने लगता है। एंड नहला दें आप उसको कुछ घंटों बाद या अगले दिन नहला दें। दैट्स नॉट अ बिग इशू एक्चुअली, ये कोई बड़ा ऐसा इशू नहीं है। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत वाइड है, और अगर वो ये चीजें वेटनेरियन की देख रेख में करता है तो कोई इशू नहीं है। अगर वो खुद करना शुरू कर देता है, देन द इशू अराइजेस। ही डजंट हैव एनी नॉलेज, कोई उसको इशू नहीं, मतलब रिकमेंडेशन, डोज, टॉक्सिसिटी, इसका जिसको आइडिया नहीं होगा, he can be in a problem at any time. So it's always to use this under the supervision of the veterinarian, under his supervision, under his guidance, because poisons are poisons basically, and each body has its own way to respond to it. कोई blanket चीज नहीं है कि जो सबके लिए एक जैसा होगा। Some host may respond to it in a different way. So it's always good to do these things under the guidance of the veterinarian. Sir. ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਈਕ ਔਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, आई एम ऑडिबल सर? ਹਾਂਜੀ सर एक चीज थी कि अगर हम एनिमल्स के हेयर रिमूव कर दें तो दिस कैन बी आल्सो इफेक्टिव ट्रीटमेंट। जैसे काउस की है, एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट रहेगा ताकि कुछ गंदगी ना लगे और जानवर के सारे टिक्स भी विजिबल रहे।
ये भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। ये फिजिबल है? आप जो कह रहे हैं क्या ये फिजिबल है? पहले मुझे ये बताएं आप। कैसे सर? क्या ये फिजिबल है, प्रैक्टिकल है? एक लिमिटेड फार्म अगर है तो उसमें काउस की है, मतलब 30-40 एनिमल्स हों तो वहाँ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है। आई थिंक सो कि अगर तो एक आप इसकी बार क्या ईयरली, फ्रीक्वेंसी, मेरी आप बात बताइए, आप क्या फ्रीक्वेंसी रखेंगे? हर 10 दिन बाद शेविंग कराएंगे, 15 दिन बाद शेविंग कराएंगे? क्योंकि नहीं बाल तो इतना तो आते रहेंगे। फ्रीक्वेंसी तो पॉसिबल नहीं है इतनी। ईयरली मैक्सिमम 6 मंथ्स की फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं, एज लाइक वी आर बात फॉलोइंग इन वहीं की वहीं बफलोज। आ जाएगी, बात वहीं की वहीं आ जाएगी डॉक्टर साहब, ओके, क्योंकि वो तो 10-15 दिन में बात तो रोक नहीं सकते ना, वो तो फेमस है ना। और हेयर से लाइस इन्फेस्टेशन पे तो इफेक्ट होता है। आप लाइस इन्फेस्टेशन को अगर आप हेयर्स हटा दोगे तो लाइस इन्फेस्टेशन कंट्रोल हो जाएगा। टिक ओके, का कोई रोल नहीं है सर, टिक का हेयर से नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा टिक अटैच होता है तो वो अपने माउथ पार्ट्स को इम्बीड करके और बहुत स्किन पे टाइट होता ग्रिप। है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आप देखो पेट बेली पे एक टिक इतना मोटा अटैच्ड है, वो जानवर दौड़ के भी आ जाएगा लेकिन वो टिक गिरेगा नहीं। तो कितनी अच्छी ग्रिप होती है उसकी। तो वो नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई खास फर्क पड़ेगा। हाँ जी, चरणजीत ओके, सिंह जी अपनी माइक ऑन करो जी। डॉक्टर हरविंदर सिंह ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਮਿਊਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਕ ਔਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। डॉक्टर साहब फ्लाइज ਦੀ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, मतलब ओनर्स बहुत कंप्लेंट करते हैं। और मतलब जो ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਡੋਜ਼ ਹੈ जैसे कि ਸਾਈਪਰਮੈਥ੍ਰਿਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਟਿਕੋਮਿਨ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀ 1 ml ਪਰ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਕਰਾ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀਮਲ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਲੀ ਲਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਕੈਰੀਸਾਈਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ भी यूज कर सकते हैं? हरविंदर, पहले तो मैं बाकियों को बताऊं कि इसमें से कुछ फोटोग्राफ शायद हरविंदर के हॉस्पिटल के पास वाले, हरविंदर याद है तुम्हें जो मैं, हरविंदर? हाँ सर, मुझे डिब्बे में डाल के आधा किलो टिक्स भी भेजे थे। वो फोटोग्राफ एक जो पीछे में शेड की दिखा रहा था जिसमें तुम्हारे हाइलोमा वो क्या थे, वो चट्टी के साथ, वो हरविंदर के हॉस्पिटल के बिल्कुल वाले फार्मर के घर की फोटो है। इनने मेरी बहुत हेल्प की थी कलेक्ट। हाँ जी सर, जो आपने एक बार बोला था भी ये ह्यूमन के नहीं लगते, पर वो ओनर अपने चिपका के ले आया था फिर भी। Exactly. Thanks a lot हरविंदर for all your support. थैंक यू तुम लोग सर। के सपोर्ट से थोड़ा बहुत जो हमने डाटा जनरेट किया है। एंड जहां तक फ्लाइज की बात है हरविंदर, आज शायद हम अगर फ्लाइज की बात नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि इस पे फिर कभी बात करेंगे। फ्लाइज के लिए कंट्रोल के लिए बहुत कुछ है नहीं। इट्स ऑल लाइक इट्स जस्ट द मैनेजमेंट, इट्स जस्ट द मैनेजमेंट, नथिंग एल्स। ज्यादातर सर मैं भी ऐसे कहता हूँ भी जाली वगैरह लगा दो ताकि मतलब वही एक इफेक्टिव है, या फिर आपके आसपास गंदगी है जो उसे हटवा दो। आप उनकी फ्लाइज के साथ भी द ओनली वे टू कंट्रोल इज टू रेस्ट्रिक्ट और एलिमिनेट द ब्रीडिंग ऑफ द फ्लाइज। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीडिंग फ्लाइज की अगर हम नहीं रोक सकते हैं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि टिक में तो क्या है कि वो अटैच्ड रहते हैं। आप एक्सेरिसाइड लगाओगे यू कैन ट्रीट देम। फ्लाइज में क्या, अगर आप एक्सेरिसाइड लगा दोगे वो 6 घंटे नहीं आएगा, 8 घंटे नहीं बैठेगा, वो डिसोशिएट हो जाएगा, इफेक्ट कम हो जाएगा, फिर वो आ जाएंगे। सो फ्लाइज के साथ, फ्लाइज इज अ बिग न्यूसेंस एक्चुअली, एंड दैट इज रियली वेरी टफ टू टेक केयर ऑफ दिस फ्लाइज। इट्स रियली टफ। आज हम अपने आप को टिक पे रेस्ट्रिक्ट करें हरविंदर, तुमसे फिर सर ओके, व्हाई नॉट, व्हाई। हाँ जी बहुत डॉक्टर तरह से क्वेश्चन आ गया क्योंकि इट वाज रिलेटेड टू एक्टोपैरासाइट्स, सो बस दिमाग में है सर। हाँ जी डॉक्टर रमजान जी, लास्ट क्वेश्चन ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਮजान जी माइक ऑन करो जी अपनी। हाँ जी होगी जी डॉक्टर रमजान। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल सर। हाँ जी, हाँ जी सर। व्हाट अबाउट द कच्चा फ्लोर्स? We provide the areas, milking areas, and let the animals to sit in the kacha floors. What about the treatment for the ticks? Hello. Yeah. So what do you want to ask actually? मैं समझ नहीं पाया. What's your question? What is the question?
what is the treatment for the kacha floors? Why do you want to treat the kacha floor? Yeah. नहीं, सर उनका why do you क्वेश्चन want to- है, सर उनका क्वेश्चन है कि अगर पक्का फ्लोर है तो हम कहते हैं कि उसको टीप कर दो ताकि जो सर्विसेज है वो कवर हो जाएंगी। अगर फ्लोर हाँ जी। कच्चा है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए? Yeah, और बिल्कुल कच्चा- सर। अच्छा, ओके ओके। कच्चे फ्लोर में भी वही करना है। आप उसमें से, मैं कुछ फोटोग्राफ्स शायद वो नहीं दिखाया, रविंदर इज देयर, ही विल सपोर्ट। लाइक कच्चा फ्लोर ऐसा नहीं है कि टिक जो है ना, टिक कैन नॉट बरो, ठीक है? टिक अपने छुपने की जगह नहीं बना सकता है, चाहे वो फ्लोर कच्चा ही क्यों ना हो। उसके पैर इतने बड़े नहीं है और मजबूत नहीं है कि वो मिट्टी को खोद के अंदर छुप जाए। वो हमेशा छुपने की अवेलेबल जगह में ही छुपेगा। एक बहुत ही कॉमन चीज मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छे अच्छे फार्म्स लोग बनाते हैं, ब्यूटीफुल, नो क्रैक्स, वंडरफुल फ्लोर, वंडरफुल वॉल्स, एंड देन कहते हैं टिक्स नहीं जा रहे हैं जी। सर मैं विजिट करता हूं, आई डोंट नो फार्मर्स हैं कि नहीं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, मुझे वो बताना है जी। चाहिए था। क्या करते हैं, बहुत अच्छा फॉर्म बनाएंगे, 4 ईंट के टुकड़े होंगे उनके पास जो किसी काम नहीं आने होंगे, उसको एक कोने में सजा देंगे, लूज ब्रिक्स। ओके। सारा फॉर्म परफेक्ट है, कोई क्रैक्स नहीं, कोई क्रेवाइसेस नहीं। वो 4 ईंट जिनकी कीमत शायद 20 रुपए भी नहीं है, उसका मोह इनको मार देता है। जाके आप उन ईंटों को हटा के देखो, वहां मतलब मस्त टिक छुपे हुए हैं। कुछ नहीं करेगा, पुरानी सैक, बोरे, कुछ कार्टन्स, कुछ खाली डब्बे एक कोने में रख देगा फार्मर। सारा फ्लोर मेहनत से बनाया, कोई क्रैक्स नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन इस तरह की कुछ कूड़े करकट की चीजें कोने में रख देगा। फिर कहेगा टिक्स नहीं जाते हैं। मैं कुछ जादू थोड़ी करूंगा, मैं जाता हूं सिर्फ उनको हटा के दिखाता हूं। हमने कहा देखो आपने इतना अच्छा शेड बनाया, लेकिन ये 4 ईंट रख के, ये यहाँ गंदगी डाल के छुपने की जगह दे दी, आप कैसे टिक कंट्रोल कर लोगे? तो कच्चे फ्लोर से डॉक्टर साहब देयर इज नो इशू विद कच्चा फ्लोर, ओके, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं ना, यू हैव टू विजिट एजुकेट द फार्मर, आपको उसके पास जाना पड़ेगा। आप उस कच्चे फ्लोर के साथ कोने पे रखी हुई ईंटें हटवाओ। बहुत जगह क्या होता है, छोटे से घर में एनिमल होता है, उसके साथ पाथियां रख देते हैं, ये आपने देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी। पाथियां, मैं तो बहुत ट्रैवल करता हूँ एक्चुअली, टिक के साथ मुझे रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी कुछ नहीं कर पाया इतने साल में भी, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको समझने की कि आखिर ये क्या सोचता है। मतलब एक आर्थ्रोपोड, एक एरेक्टिनिड जिसके दिमाग भी नहीं है, एक सिंग गैंग्लियन है जिसके पास, वो मोस्ट इवॉल्व्ड एनिमल स्पीशीज को चैलेंज कर रहा है आज। तो कुछ तो है ना उसमें, हम सबसे इवॉल्व्ड है, वो हमें चैलेंज कर रहा है, कुछ तो है ना ऐसा। आखिर ऐसा क्या है इसमें? उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास सिर्फ एक हथियार है, बायोटिक पोटेंशियल। एक फीमेल 2000 अंडे देती है और वो 2000 बच्चे कर देती है। अगर हम 100 टिक में से 99 मार देते हैं, उसकी कोई मेरिट नहीं है, क्योंकि जो एक बचता है वो 2000 पैदा कर देता है। सर आई थिंक यू आर सक्सेसफुल। बच्चा देता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आई थिंक यू आर तो मुझे समझ सक्सेसफुल। में आता। You ये have जो पाथियां रख देते told हैं, us the priority. Pardon sir? You have told us the priority. What we should do? We just until now we were concentrating on the animals. Now we will have to concentrate on the floors and surroundings. Yeah, छुपने नहीं देना है सर। This is the main thing you are telling. Yeah, So this is a what new I thing. want to say actually. Yeah. This is what I have learned till now. Yeah, sir. Sir, it's a great thing. It's a new approach. Thank you so much for your comments. Okay. Really, Thank it's you. appreciated. Thank I you very appreciate much. it. Thank you very Sir. much, sir. तो कह रही है, मैसेज है जो डॉक्टर साहब का कि चिचड़ों को ढूंढ ढूंढ के मारना है, एनिमल के ऊपर जो लगे हैं उस पर ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करना। नहीं टाइम करो काफी, सर, ऐसा ना हो कि करो बिल्कुल। अगर बहुत ज्यादा इन्फेस्टेशन है तो आप उसको ट्रीट करें, एक बार छोड़ ना दें, लेकिन सिर्फ उसी पे ध्यान नहीं देना है कि मैं एनिमल को ट्रीट करके टिक कंट्रोल कर लूंगा, ऐसा नहीं है। हमें उसकी ब्रीडिंग पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। एनिमल पे भी आप ध्यान दें, लेकिन जो गोडाउन है जहां वो प्रोड्यूस हो रहे हैं उस पे ध्यान ज्यादा दें तो शायद ज्यादा इफेक्टिव होगा।
sir. So thank you sir for a very informative session. Now मैं request ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਕੇਵਲ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇਵਲ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, SAD ਪੋਲਟਰੀ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत मेहरबानी और बहुत ही अच्छी जी इन्फॉर्मेशन सी। और मैनू ये लग्या कि जी साड़ी जंग सी वो मैदान च असीं लड़दे जिहड़े फौजी मोर्चों के विच बैठे आ, जिहड़े 95% चित्तड़ जिहड़े लुके होए आ उन्हां नाल नहीं लड़दे। एक तो सानू इहदे वल ध्यान देना पएगा कि जिहड़ा असीं जंग आ चित्तड़ां नाल किस तरह दे नाल लड़ रहे हैं। और मैनू ये गल याद करदे एक वारी दी गल मैं तुहाडे नाल साझी करनी चाहांगा कि जो अज भी उसदा ही है कि एक बार सैमीनार होया सरीरियस दा यूनिवर्सिटी दे विच, और मतलब साढ़े बड़े सीनियर अफीसर से उन्होंने पता लगा कि कितना बजट है। तो जो उन्होंने गल की यार इन्ने दे नाल चिट्टड़ ही मार लेंदे जिन्ना पैसे तुसीं खर्च करते। और असीं जिहड़े सीगे जिन्ने साडे अफीसर साहबान दा ताड़ियां मार के बड़ा हो कीता जी, बड़ी अच्छी गल कीती जी, क्योंकि साडा अफीसर भी सी और कुछ असीं उदों 20-25 साल की गल है, असीं शायद इस गल तो अनजान भी सी। पर वो जिहड़े साडे एक्सपर्ट सी उन्होंने कहा कि ये जिहड़े जीव है बंदे तो पहला पैदा होए आ ते बंदे तो बाद मरनगे। सो वो गल मैनूं बहुत ही जिहड़ी इफेक्टिव लगी है। अज भी जिउंदी त्यों है। डॉक्टर NK सिंह ने भी यही गल कीती है। सो सानूं अपने जानवरां नूं चिचड़ां तो बचाउणा, किस तरह बचाउणा, बहुत ही जिहड़ियां अच्छियां गल्लां डॉक्टर साहब ने साडे नाल साझीआं कीतीआं। बड़ियां गल्लां जिवें डॉक्टर साहब ने कहा कि लोग पाथियां रख दिंदे आ और वो बेचारे गोहा वेचण जोगे, पाथियां वेचण जोगे रह जांदे आ ते कई बार फिर वो जानवरां नूं लै जांदे आ ते वो पाथियां तो भी जांदे आ। सो समां कि असीं अज सारिआं दा धन्नवाद करदे होए मानयोग साडे डायरैक्टर साहब, साडे डिप्टी डायरैक्टर साहबान, साडे डॉक्टर साहबान और सब तो सम्मानयोग जिहड़े फार्मर्स आ जिन्होंने इत्थे पार्टिसिपेट किया, मैं डिपार्टमेंट वालों सब का धन्नवाद करता होया बहुत बहुत मेहरबानी जिन्ना सबनों बहुत बहुत थैंक्स करदा। और खास करके डॉक्टर साहब का जिन्होंने बहुत ही अच्छी गल्लां जिहड़ियां साडे नाल इन्हां टैक्स की कंट्रोल विच कीतियां। सो मेहरबानी डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनदीप जी। ठीक है जी, सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵੈਟੇਰੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨੇਰੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ जवाब ले सकते हो। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी। Thank you sir, thank you for the opportunity sir, it was nice interacting with you people sir। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी।